हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर को सफलता नहीं मिली थी। एक निर्णायक युद्ध नहीं था और यहाँ पर उसके बाद अकबर ने मेवाड़ की तरफ बार बार सैनिक अभियान किए, जिसमें उसने एक सैनिक अभियान शाहबाज खां के नेतृत्व में किया। शाहबाज खां के नेतृत्व में उसने 3 बार शाहबाज खां को भेजा है मेवाड़ पर अधिकार करने हेतु। तो पहला अभियान जो शाहबाज खां का हुआ था वो 15 अक्टूबर 1577 में प्रथम बार, और शाहबाज खान ने अपनी सेना के माध्यम से केलवाड़ा के ऊपर है वो अधिकार कर दिया और कुंभलगढ़ का घेरा है वो डाल दिया। लेकिन फिर भी उसे कोई खास सफलता हाथ में नहीं लगी, वो कुंभलगढ़ के ऊपर अधिकार नहीं कर पाया। और ऐसी स्थिति में जो है महाराणा प्रताप अपनी सुरक्षा को देखते हुए कुंभलगढ़ का जो दुर्ग था उसको अक्षराज भाण सोनीग्रा का पुत्र भाण सोनीग्रा को किलेदार नियुक्त किया। उन्हें अक्षराज भाण सोनीग्रा का पुत्र था भाण सोनीग्रा अक्षराज का, और उसे किलेदार नियुक्त कर स्वयं ईडर की तरफ यानी गुजरात की तरफ अपने आप को सुरक्षित करने के लिए निकल गए महाराणा। और वहां पे चूड़िया नामक गांव के ऊपर वहां पर उन्होंने अपना डेरा डाला या वहां पर वो रुके। ऐसी स्थिति में स्थिति को भांपते हुए कि महाराणा राजस्थान से गुजरात की तरफ प्रस्थान कर रहे थे और भामाशाह जो कि सेठ से जाने माने भामाशाह और उनके भाई ताराचंद ने उस समय महाराणा प्रताप की बहुत मदद की और उन्होंने गुजरात की तरफ जाने से महाराणा को रोका। और उन्होंने अपना जो संचित धन था, इन दोनों भाइयों ने अपना संचित धन जिसमें 25 लाख रुपए की राशि और 20,000 अशर्फियां सोने की अशर्फियां हैं वो महाराणा को सुपुर्द कर दी। महाराणा को राष्ट्र के नाम पे, देश के नाम पे, मातृभूमि के नाम पे उन्होंने ये अपना सारा का सारा संचित धन है वो महाराणा के चरणों में अर्पित कर दिया। महाराणा उनकी स्वामी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए और साथ में उनके अंदर सैन्य क्षमताएं और नेतृत्व के गुण को देखकर महाराणा ने उसी समय उनको भामाशाह को अपना प्रधानमंत्री है वो नियुक्त कर दिया। पैसा महाराणा को मिल गया था चूंकि, और ऐसी स्थिति में महाराणा ने अब सेना का पुनर्गठन किया भामाशाह की और भाई ताराचंद के माध्यम से। फिर महाराणा प्रताप ने अपनी सेना का पुनर्गठन करने के बाद अपनी स्थितियों को सुदृढ़ करते हुए महाराणा ने 1582 में जुलाई 1582 दिवेर जो कि राजसमंद के अंदर है, दिवेर के ऊपर, क्योंकि उस समय मुगल थाने का इलाका था और उसके ऊपर सुल्तान खां जो कि अकबर का चाचा था उसके अधिकार में था, उसकी अधीनता में ये दिवेर नामक क्षेत्र था। और दिवेर पे महाराणा ने आक्रमण किया और दिवेर पर आक्रमण करके महाराणा ने और महाराणा का पुत्र अमर सिंह वो भी युद्ध में शामिल था। अमर सिंह ने तीव्रता के साथ, तीव्र आवेग के साथ भाला है वो फेंका है और इस युद्ध में जो भाला जो अमर सिंह के द्वारा मारा गया था वो सीधा सुल्तान खां की छाती को बेधता हुआ उसका जो घोड़ा था घोड़े को भी पार कर गया, बेध गया। तो इस प्रकार से इतना वेग के साथ अमर सिंह ने भाला मारा। इस प्रकार से सुल्तान खां मारा गया और दिवेर के ऊपर महाराणा का अधिकार हो गया। तो दिवेर का जो युद्ध है उसे कर्नल टॉड है जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन की संज्ञा है वो दी है। तो याद रखना है, प्रश्न कई बार आता है, एक नंबर का ही आता है कि मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है, तो दिवेर के युद्ध को जो कि 1582 में लड़ा गया है। और मेवाड़ की थर्माकोली किसे कहा जाता है, तो मेवाड़ की थर्माकोली है वो हल्दी घाटी के युद्ध को कहा जाता है जो कि 18 जून 1576 में लड़ा गया था। ठीक है, ये प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं उस हिसाब से आपको तैयार करना है। नेक्स्ट, फिर अब अकबर को पता चल गया था कि मेवाड़ के हिस्से को अब वो अपने अधीन नहीं कर सकता। अकबर की स्वतंत्र जो अकबर है वो मेवाड़ को पूरी तरह से अपने अधीन करना चाहता था, लेकिन वो सपना अकबर का अभी भी बार बार टूट रहा था। और ऐसी स्थिति में अकबर ने महाराणा के विरुद्ध एक अंतिम अभियान किया जिसको 6 दिसंबर 1584 को 1584 में उसने जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में सेना भेजी, लेकिन जगन्नाथ कछवाहा अभी कोई खास यहाँ पे नहीं कर पाया और महाराणा का कुछ बिगाड़ नहीं सका। अंत में जगन्नाथ कछवाहा को भी असफलता का मुंह देखना पड़ा और फिर अकबर ने हार कर अंत में जो है मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करना बंद कर दिया, हमले करवाना बंद कर दिया। और वहीं अकबर जो है पश्चिमोत्तर सीमाओं के अंदर भी वहां पर भी कई अराजकता फैली थी। इसके
कारण वो पश्चिमोत्तर सीमा में उलझ गया बाहरी शत्रुओं से और अंत में उसने मेवाड़ की तरफ अभियान करना बंद कर दिया। अब यहाँ पर महाराणा के इस अकबर ने जब अभियान बंद कर दी कि बाद की जो समय था वो महाराणा का पीछे क्या 12 वर्ष तक महाराणा का समय है वो शांति से गुजरा और फिर महाराणा ने अपने आसपास के कई इलाके जो थे, कई क्षेत्र जिसके ऊपर मुगलों का अधिकार था, मुगल जो है थाने थे, वहां पर महाराणा ने धावे बोल बोलकर महाराणा और उनकी सेनाओं ने धावे बोल बोलकर आक्रमण कर करके अंत में मेवाड़ का काफी कुछ क्षेत्र है जो मुगलों के अधीन था, महाराणा ने स्वतंत्र करा के उसे अपने अधीन अपना हिस्सा है वो बना लिया। और अंत के 12 साल है वो महाराणा की काफी शांति से और काफी बिना युद्ध लड़े हैं वो हुए हैं। और फिर 19 जनवरी 1597 को एक बार धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हुए, धनुष की प्रत्यंचा धनुष की जो डोरी होती है उसको चढ़ाते हुए अचानक से उनको चोट लगी और महाराणा घायल हो गए और उसके बाद महाराणा जो है बीमार पड़ गए और उसके बाद अंत में 57 वर्ष की आयु में इस योद्धा की 1597 ईस्वी में मृत्यु हो गई। अब मृत्यु से पूर्व महाराणा ने अंतिम 12 वर्ष शांति और स्वाधीनता से गुजारे थे। वही विश्वसनीय अपने जो अनुयायी थे जिन्होंने उनके साथ उनकी स्वामी भक्ति का अपनी स्वामी भक्ति का परिचय दिया था, उनको जो हिस्सा मेवाड़ का जो उन्होंने अधीन कर लिया था उसमें से बहुत सारी जागीरें हैं वो उन्होंने अपने अनुयायियों को प्रदान की और विकास की तरफ भी महाराणा ने ध्यान है वो दिया है। साथ ही साथ मेवाड़ में एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था की स्थापना भी महाराणा ने की है। तो इस प्रकार से महाराणा ने अंत में मेवाड़ के काफी हिस्सों के ऊपर अपना पूरी तरह से अधिकार है वो कर लिया था। देखिए महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप का अगर हम मूल्यांकन करें या समझें तो महाराणा को एक संरक्षक के रूप में देखें तो विद्वानों के संरक्षक के रूप में कि महाराणा के दरबार में कई विद्वान है वो आश्रय पाते थे। महाराणा ने अपना समय है वो अंत में चावंड नामक राजधानी में बिताया था और चावंड को विकसित करने में महाराणा ने अपना पूरा ध्यान को यहाँ लगाया। महाराणा ने चावंड को राजधानी बनाते ही मेवाड़ के विकास की तरफ ध्यान दिया और उन्होंने कई कलात्मक मंदिरों, कलात्मक भवनों का निर्माण है वो करवाया। चक्रपाणी जैसे विद्वान जो थे वो महाराणा के दरबार में आश्रय पाते थे और चक्रपाणी ने संस्कृत ग्रंथों की रचना की जिसमें 3 मुख्य ग्रंथ है, राज्याभिषेक पद्धति, मुहूर्तमाला और विश्व वल्लभ नामक ग्रंथ है। और इन ग्रंथों के माध्यम से चक्रपाणी ने गति नशिनी की शास्त्रीय पद्धति, गति नशिनी यानी कह सकते हैं कि सिंहासनारूढ़ होने की जो शास्त्रीय विधान क्या होता है उस विधान के बारे में उसने लिखा है। ज्योतिष शास्त्र और उद्यान विज्ञान के विषय में भी उन्होंने इन ग्रंथों के अंदर लिखा है। तो चक्रपाणी जैसे विद्वान है वो महाराणा के दरबार में आश्रित थे या आश्रय पाते थे। भामाशाह का भाई जो थे ताराचंद की प्रेरणा से हेमरत्न सूरी नामक विद्वान थे जिन्होंने 1575 में गोरा बादल और पद्मिनी चौपाई नामक काव्य ग्रंथों की रचना है वो की है। इसके साथ ही कवि रामा सांधु और माला सांधु ये दोनों युद्ध में भी महाराणा के साथ रहे थे, रामा सांधु और माला सांधु। इन्होंने प्रताप की शौर्य गाथाओं का गुणगान है वो अनेक प्रकार की प्रशस्तियों के माध्यम से किया है और यहाँ पर गुणगान करते हुए उन्होंने लिखा है कि अकबर एक पक्षी के समान है जिसने अनंत आकाश रूपी प्रताप की था पाने के लिए था यानी कि उसको पकड़ने के लिए था पाने के लिए उड़ान तो भर ली है लेकिन वह उसका पार नहीं कर पा रहा, यानी उसके ऊपर कंट्रोल या उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित नहीं कर पा रहा है और ऐसी स्थिति में अंत में हार कर उसे अपनी हद के अंदर रहना पड़ा। तो ये माला सांधु और जो रामा सांधु नामक 2 विद्वान कवि जो थे महाराणा प्रताप की यहाँ पे दरबार में आश्रय पाते थे, उन्होंने महाराणा प्रताप की कई प्रकार
उनकी शौर्य गाथाओं के बारे में किया है। इसके अलावा चावंड का जो प्रसिद्ध चित्रकार था निसार, जहां से मेवाड़ी चित्रकला का इतिहास है वो शुरू होता है। तो निसार जिसका वास्तविक नाम था नसीरुद्दीन, ठीक है, नसीरुद्दीन जो था वो भी महाराणा के यहाँ पे आश्रय पाता था। तो इस प्रकार से कई विद्वान है वो महाराणा के यहाँ पे आश्रय पाते थे और महाराणा ने इन विद्वानों के माध्यम से जो है मेवाड़ के विकास में भी अपना योगदान है वो दिया है, ठीक है। अब अगर हम महाराणा का मूल्यांकन समझें या उनकी चारित्रिक विशेषताओं को देखें तो किस प्रकार से देखें। महाराणा का सबसे बड़ा जो गुण था वो था निहत्थे पर वार नहीं करना। महाराणा एक सच्चे पराक्रमी वीर योद्धा थे और उन्होंने कभी भी निहत्थे व्यक्ति के ऊपर वार नहीं किया। और ऐसी स्थिति में महाराणा अगर कभी युद्ध की जैसी स्थितियां उनके सामने उत्पन्न हो जाती थी या लड़ाई जैसी स्थितियां अगर उत्पन्न हो जाती थी तो वो अपने पास हमेशा 2 तलवारें रखा करते थे कि कोई अगर चुनौती देता था 2 तलवारें, एक तलवार उसको देते थे और फिर वो लड़ाई करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी निहत्थे पर वार नहीं किया। तो ये उनका गुण था। दूसरा, महाराणा स्वतंत्रता प्रेमी थे। महाराणा ने अपने कुल और वंश की परंपरा के अनुसार उन्होंने स्वतंत्रता का रास्ता चुना था, जहां दूसरे शासकों ने, दूसरे दरबारों ने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था और वो अकबर के दरबार ही की शोभा बढ़ाते थे, लेकिन वही महाराणा ने स्वतंत्रता का रास्ता या संघर्ष का रास्ता चुना था। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि महाराणा स्वतंत्रता प्रेमी थे। तीसरा पॉइंट है धर्म रक्षक एवं राज्य का सम्मान करने वाले। उन्होंने अपने धर्म की रक्षा और अपने राज्य का सम्मान की खातिर उन्होंने अपने आप को निछावर है अपनी मातृभूमि के लिए कर दिया। और उनके लिए कहा जाता है कि जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करता, कि जो अपने धर्म की रक्षा करता है भगवान उसकी रक्षा करता है। करतार यानी परमात्मा की, परमात्मा उसकी रक्षा करता है। शील स्त्री का सम्मान करने वाले। महाराणा जब शासक बने तो उन्होंने अपने राज्य की व्यवस्था को सुदृढ़ किया था और ऐसी स्थिति में यहाँ पे बच्चा, बालक और स्त्रियां हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी। और ऐसी स्थिति में महाराणा ने भी शील और स्त्री का सम्मान करने वाले थे। एक बार कुंवर अमर सिंह ने 1580 में जब शेरपुर के मुगल शिविर पर आक्रमण किया और सूबेदार अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार की स्त्रियों को और बच्चों को जब बंदी बना लिया और महाराणा के सामने पेश किया, तो ऐसी स्थिति में महाराणा ने उन्हें स्त्री सम्मान करने का अमर सिंह को भी गुण सिखाया और साथ में उन स्त्रियों को ससम्मान है अब्दुल रहीम खान खाना के पास पुनः उन बच्चों को भिजवा दिया। तो कहीं ना कहीं महाराणा स्त्री का सम्मान करने वाले पुरुष थे, प्रेरणा पुरुष। महाराणा ने अपनी स्वतंत्रता, अपनी स्वाधीनता की खातिर है वो अकबर जैसे एक विशाल सम्राट के साम्राज्य से लड़ते रहे, लेकिन उन्होंने देखा जाए तो मेवाड़ एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा प्रतीत होता था, लेकिन फिर भी उन्होंने स्वतंत्रता का रास्ता चुना था और स्वामी भक्ति के आधार पर अंत तक उन्होंने अपने आप की अधीनता है वो अकबर के सामने नहीं स्वीकार की या वो झुके नहीं। और बाद में जब अंग्रेज भारत की तरफ आए और अंग्रेजों के माध्यम से बहुत बार युद्ध हुए, संग्राम हुए, उस संग्राम में जितने भी भारत के आंदोलनकर्ता थे, उन आंदोलनकर्ताओं ने, उन वीर पुरुषों ने जो है महाराणा को अपना प्रेरणा पुरुष माना और प्रेरणा पुरुष मान के इनकी प्रेरणा के माध्यम से वो भी आगे बढ़े और उन्होंने युद्ध और संग्राम में भाग लिया। ठीक है, नेक्स्ट है भामाशाह जैसा व्यक्ति उनके चरणों में झुक गया, महाराणा के आगे झुक गया, क्योंकि महाराणा के अंदर सहयोग की भावना थी, मातृभूमि के प्रति प्रबल प्रेम था और स्वयं महाराणा ने ये प्रतिज्ञा भी ली थी कि जब तक मैं मेवाड़ की भूमि को आजाद नहीं करा देता तब तक न तो मैं राजमहलों में रहूंगा, न मैं पलंग पे सोऊंगा, न ही मैं पंच धातु के बर्तनों में भोजन करूंगा और मैं जंगलों में निवास करूंगा। और ऐसी स्थिति में जो भामाशाह जैसा व्यक्ति जिसने अपनी संपूर्ण जीवन की संपदा वो है महाराणा के चरणों में अर्पित कर दी, तो ये महाराणा का सहयोगी स्वभाव था, जिसके कारण जो है भामाशाह जैसा और उनके भाई ताराचंद जैसे दोनों के दोनों जो लोग हैं वो महाराणा के चरणों में झुक गए। और वहीं मेवाड़ का जो राजचिन्ह है वो समरसता का सूचक भी है, क्योंकि महाराणा का सपोर्ट या महाराणा का जो साथ दिया था वो सामंती सरदारों ने तो दिया ही था, साथ ही
जो भील जाति आदिवासी भील थे, भील योद्धा और सर्व समाज और मेवाड़ का जो भी सर्व समाज यानी सभी तरह के लोग हैं जिन्होंने महाराणा को अपनाया, पूरी तरह से सहयोग दिया था। इस प्रकार से महाराणा ने एक समरस समाज की स्थापना की। समरसता का सूचक मेवाड़ी राज्य आज भी हमें सबको साथ लेकर चलने के बारे में बताता है। तो ये था महाराणा का मूल्यांकन, वो महाराणा जो अंत समय तक झुका नहीं और अंत में मेवाड़ के विकास की तरफ ध्यान दिया और धनुष्य की प्रत्यंचा को चढ़ाते हुए महाराणा का निधन हो गया 1597 ईस्वी के अंदर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, महाराणा प्रताप, उनके जीवन की विशेषताएं, उनकी उपलब्धियां, हल्दीघाटी का युद्ध, दिवेर का युद्ध और अंततः निष्कर्ष। ठीक है, आशा करती हूँ टॉपिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।